हेलो हेलो हेलो। मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? नमस्कार। क्या हाल चाल? कैसे हो राजा लोगों? बढ़िया। गुड इवनिंग। आहो जी। चलो बढ़िया है। कल के लेक्चर में कोई दिक्कत? फॉर्मल चार्ज को लेकर मैंने कहा था जो एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं वही आपको करने हैं। जो एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं वही आपको करने हैं। किए हैं, वापस रिपीट किए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स करवाए थे बेटा? आज हम यही करेंगे। और ये रहा वो फॉर्मूला जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। चाहो तो इसको ओजोन के लिए लगा के दिखा सकता हूँ। चाहो तो इसको ओजोन के लिए लगा के दिखा सकता हूँ। ये देखो ओजोन ऐसा वाला था बेटा। ये लो, लगा लो इसके लिए। मैंने तो तरीका अपना बता दिया सीधा सीधा। लेकिन मेन एग्जाम में अगर मान लो, जैसे आपके स्कूल एग्जाम्स में अगर आप ऐसे लिखोगे कि जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं, तो फिर आप उस स्कूल में नहीं टिकोगे, भगा देंगे आपको। तो ये रहा अपना। इस तरीके से हम ओजोन के लिए भी निकाल सकते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है। चलो, हर एक ऑक्सीजन के लिए अलग अलग से निकाल के देख लेते हैं। कहता है कि टोटल नंबर किसी भी एटम पे जब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना हो, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट ऑफ एटम, ठीक है, वो सबके लिए सेम रहेगा। अभी हम ए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, फिर ये रहा बी और ये रहा हमारा सी। ए के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा 6, फिर माइनस आ जाएगा, फिर आएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमको देखना है। टोटल नंबर ऑफ क्या देखना है हमको? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखना है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग। अब ये नॉन बॉन्डिंग का मतलब लोन पेयर होता है, ये हमें पता है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हो जाएंगे? देखो, इधर इधर की साइड भी देखेंगे सिर्फ, है ना। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने? नॉन बॉन्डिंग काउंट करने हैं सिर्फ। लगाओ दिमाग। कितने? बॉन्डिंग वाला मत देखना। करके देखो। तीनों आप इसमें फॉर्मूला लगा के देखो, सारा कुछ वैसे का वैसा ही हो जाएगा वापस। जल्दी लगाओ। फॉर्मूला आपके सामने है, करके देखो फटाफट। सबके लिए करो। मैं क्यों करूं ये मेहनत फालतू की? जब फॉर्मूला आपके सामने है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वगैरह क्या होते हैं ये सब पता ही है आपको। करो फिर। हम्म। टॉपिक क्या है? फॉर्मल चार्ज ही चल रहा है, टॉपिक का क्या करना है तेरे को? फॉर्मल चार्ज जो कल जहां छोड़ा वहीं से आगे चल ले। कल जो कुछ छोड़ा है वहीं से आगे चल ले, चिंता क्यों कर रहा है तू? बता। -1 आ रहा होगा। -1 आ रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। लोन पेयर काउंट नहीं करने, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। ये लो। तो 1 2 3 ऐसा आ जाएगा ना बेटा। 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। वो तो बॉन्डिंग है। फिर कह रहा है -1/2 माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2, ऐसे समझो, है ना। यहाँ पर हमें वो बीच में ये वाला करने की भी कोई जरूरत नहीं है ना। वो हमारे मेथड के लिए मैंने किया था। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, दिख रहा है इसमें एक ये रहा, एक ये रहा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इधर पहले 1/2 लिखा हुआ है। यानी कि ये यहाँ पर जितना भी यहाँ वैल्यू होगी आप पहले से उसको आधा करके लिख दो यार। 1/2, जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसका 1/2 है, तो मैं पहले से यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। अभी इसका रिजल्ट आ जाएगा -1। और मैंने भी बताया था कितने होने चाहिए, 6, अभी कितने हैं? 7, तो -1। सिंपल सा फंडा है। इस वाले का देखो वही सेम, 6 होने चाहिए। फिर अभी नॉन बॉन्डिंग में 2 हैं। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या?
बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 का आधा 3 कर दो, कितना हुआ रे, +1। ये लो, ये देख, ये गणित तो आती है रे इतनी, कि 6 - 2 - 3, तो 6 - 5 +1, पता पड़े यही नहीं आ रही हो उसका, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ देखो 6 होने चाहिए, 1 2 3 4, अभी नॉन बॉन्डिंग 4 हैं, बॉन्डिंग जितने हैं उसका आधा कर दो, 1 2 3 4, आधा कर दो। आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में 1/2 लिखा हुआ है उधर देखो। तो ये कितना हुआ रे, 6 - 6 हुआ क्या, 0। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। अब ऐसे भी सिखा दिया और फटाफट भी सिखा दिया, जितने होने चाहिए माइनस जितने, वो मैंने कल सारा बता ही दिया था। सर 6 - 7 होना चाहिए, हाँ तो 6 - 7 ही तो है ये, -6 -1 -7 हुआ ना बेटा। वो 6 - 5 है। क्या हो गया, दिक्कत है क्या गणित में। सर ये ऐसी शेप क्यों होती है, थोड़ा आगे का क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। शेप की बात अभी तक, ऑक्टेट रूल कभी शेप की बात नहीं करता। मतलब मैंने इसको बेंट बनाया है इस तरह से, तो मुझे पता है कि ये बेंट होता है, बट अभी ये बेंट होने का रीजन अभी आपको नहीं पता, और मैं अभी नहीं बता सकता। तो जब हम मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे डिसाइड होती है उसकी एक अलग थियरी होती है, जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स की शेप का पता लगेगा, है ना। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि उसने ऑक्टेट रूल के हिसाब से, तो आप चाहे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम गलत क्यों बनाए यार, हमारे भी नोट्स कभी बाद में हम देखें तो हमें भी शर्म आए कि यार आगे जाके तो पता चलना ही है कि O3 जो है वो बेंट शेप होता है, आगे जाके पता चलना है, तो अभी से बेंट ही बना लेते हैं ना इसको। सीखेंगे बाद में कि ये बेंट क्यों होता है, तो इसकी गलत क्यों बनाए, मेरा कहने का मतलब है बाद में पता चल जाएगा आपको। स्टार्टिंग के मतलब मेरे ख्याल से 4 से 5 लेक्चर के बाद आपको बॉन्डिंग में मजा आएगा, है ना। लाइक मतलब जब चौथा पांचवा लेक्चर आपको चल रहा होगा ना, तो आप बॉन्डिंग का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है, आप कभी देखोगे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल किसके आते हैं, कि इसकी शेप क्या है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता है, उसकी शेप क्या है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप 100 सवाल देखोगे तो आपको 90 सवाल ये मिलेंगे, 10 सवाल दूसरे कॉन्सेप्ट से होते हैं, यूं मान के चलिए। तो वो एक कोर सेक्शन है, उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ठीक है काफी कुछ पढ़ लिया भाई। ये इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है कि यहां से मतलब ज्यादा सवाल आते ही नहीं है स्पेसिफिक। मतलब मेन एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो पूछेगा ना फॉर्मल चार्ज, मेरा विश्वास रखो नीट में कभी फॉर्मल चार्ज पे सवाल आएगा तो मॉलिक्यूल ओजोन होगा, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में ओजोन ही दिया हुआ है। लेकिन मैंने आपको सीओ भी करवाया, मैंने आपको CO2 भी करवाया, मैंने आपको एजाइड आयन भी करवाया, समझ रहे हो बात को। चाहोगे तो N2O भी करा दूंगा, चाहोगे तो साइनाइड भी करा दूंगा। अगर चाहते हो याद ताजा करनी है तो आ जाओ, फिर लो। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि चीजें सीखनी है हमको। कल जो हमने पढ़ा वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमको। साइनाइड आयन, ये होता है बेटा साइनाइड आयन, इसकी स्ट्रक्चर भी बनाओ और इनके फॉर्मल चार्ज भी निकालो फटाफट, कार्बन नाइट्रोजन पे जल्दी। स्ट्रक्चर भी बनाओ और फॉर्मल। अच्छा, जो कल वाला मैंने फॉर्मूला बताया था स्ट्रक्चर निकालने का, है ना, कि रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने का, याद है। वो फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं स्पीसीज पे लगेगा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। सर ऑक्टेट रूल को फॉलो कौन स्पीसीज करती है, बेटा जिसके जिस स्पीसीज में, जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब 8 से कम है तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा, 8 से ज्यादा है तो भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं वो सारी वही स्पीसीज करवा रहा हूं जो ऑक्टेट रूल फॉलो करती है। सर जो ऑक्टेट फॉलो नहीं करते फिर उनका क्या करेंगे, बेटा आगे और भी तो थियरी है, सीखेंगे ना चीजें। हर जगह ये एक ही एक फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल। वो तो तरीका है इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को करने का। उन सब मॉलिक्यूल में लगेगा जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। मैं प्रूफ कर दूंगा कि जो ऑक्टेट फॉलो नहीं करते उसमें ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा।
ठीक है, चलो। कार्बन नाइट्रोजन कितने एटम हैं? दो हैं, दोनों चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में कितने हो जाए? 8 + 8 माइनस। अब कार्बन के पास 4 हैं, नाइट्रोजन के पास 5 हैं, और प्लस हमारे पास 1 है। ठीक है, यही है ना, प्लस ही करेंगे इसको। अब बताओ, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ गए? ये 16 - 10 हुआ, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ गए? 3 आ गए। सही है। अब 3 बॉन्ड बनाने हैं बेटा। अब साइनाइड आयन है और 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो बना दो। ये 3 बॉन्ड बना लिए, लो। ऑक्टेट पूरा कर लो। कर लिया। 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के इस तरफ 6 हैं, तो इस तरफ 2 बना देंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उस सर्कल का मतलब ही यही होता था, जो ये हम सर्कल बनाते हैं ना, इस सर्कल में है क्या? बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग। तो बार बार सर्कल मत बनाओ, अब बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो देखो, ये सर्कल यहां से घूम रहा होगा, तो देखो इस दिमाग लगाओ, इधर 6 तो इधर 2 कर दूं क्या? ये लो, हो गया ये साइनाइड। अब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, निकाल लो। कैसे? कितने होने चाहिए? 5। अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 - 5 बराबर क्या हो गया? 0। नाइट्रोजन पे फॉर्मल। अब सवाल आया कि बताओ नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा? साइनाइड आयन में नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज बताइए, क्या लिखोगे? ऐसे क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन कैसे आता है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, है ना। फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इन साइनाइड आयन, है ना। पहला ऑप्शन बना देगा वो 0, दूसरा बना देगा +1, तीसरा बना देगा -1, चौथा बना देगा -2। कार्बन पे पूछा है लक्कड़, तो कार्बन पे लगाओ दिमाग। कितने होने चाहिए? 4। अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5। 4 - 5 कितना हो जाएगा बेटा? -1। तो ये -1 आ गया, ये 0 आ गया। 0 और -1 का टोटल -1 ही होता है, इसीलिए वो देखो एक्स्ट्रा माइनस चार्ज दिख रहा है हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। वो इस तरह से पूछता है सवाल फॉर्मल चार्ज पे। ऐसे छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं कि ओजोन में सेंट्रल ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है, ऐसा सवाल आएगा। बताओ, तुम बताओ कितना है, बताओ। फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन इन ओजोन, ऐसे सवाल पूछता है वो, लो। तो हम पढ़ चुके हैं ना, मैं जो पढ़ चुके वही सवाल करा रहा हूं अब, और कोई एक्स्ट्रा कोई हवा में ऐसे कोई नया सवाल थोड़ी बन जाएगा, जो है वही बनेगा ना बेटा। तो 0 आ गया, +1 आ गया, -1 आ गया, और प्लस -2 आ गया, लो। ऐसे आसान आसान से ही आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये वाला हो जाएगा, सेकंड, +1। ठीक है, ऐसा होता है ये -1, ये +1। ठीक है, यही पूछते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब मान लो ऐसा कोई सवाल आ गया कि कौन फॉलो करता है कौन नहीं करता है, ऐसे कुछ सवाल आ गए, ये देखो। आ जाओ, अब थोड़ा सा हम नई साइड में घुस रहे हैं। एक और साइनाइड का कर लिया था, और क्या बता रहा था मैं? कोई एक एग्जाम, N2O बता रहा था। N2O कर सकते हो? करो फिर। कितने एटम है? 3 है, तो 8 × 3 हो गया, -5 + 5 + 6, तो 24 -16 डिवाइड बाई 2, कितने हुए रे? 4 बॉन्ड। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग कभी बॉन्ड 4 से ज्यादा आ ही नहीं सकते ना। सर ये क्या बोल दिया? थोड़ा सोचो।
मैंने ये स्टेटमेंट क्यों बोला कि ऑक्टेट, जो मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा ना, उधर कभी नंबर ऑफ बॉन्ड 4 से ज्यादा आएगा ही नहीं। कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं होगा। लगाओ दिमाग। क्योंकि 4 बॉन्ड जब कभी भी हो जाएंगे किसी एटम के अराउंड, मान लो कोई एक एटम ए है, उसके अराउंड 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड का मतलब ऑक्टेट पूरा हो ही गया उसका, 8 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ना बात को? तो जो ऑक्टेट फॉलो करता है उसमें एक बेसिक कॉमन सेंस है, चलो मत उलझो, रहने दो इतना अभी, रहने दो तुम सिस्टम से चलो। ये 4 बॉन्ड है, हमें बनाना है नाइट्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन और इधर एक नाइट्रोजन। एक तो मैं ऐसा बना दूंगा, दूसरा मैं ऐसा बनाऊंगा कि इधर ट्रिपल और इधर सिंगल बना दूंगा। ठीक है, ऐसा बन सकता है। ये दो मेनली रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है इसकी। अब आप बोलोगे कि सर एक और बन सकता है जिसमें इधर ट्रिपल और इधर सिंगल बनाओ, तो वो बहुत लेस स्टेबल होती है, उसकी बात मत करो। चलो आ जाओ, अभी इधर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। ज्यादा बना दिया क्या? नहीं, सही है। इस नाइट्रोजन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इधर, 8 हो रहे हैं, कुछ नहीं आएगा। इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है। इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो गया। इस नाइट्रोजन के अराउंड 2 इधर हैं, 6 इधर है, 8 हो गए। हम ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ऑक्टेट का मतलब है किसी एटम के दोनों तरफ देख लिया करो, दोनों तरफ इन द सेंस बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एटम के। तो इधर बॉन्डिंग बॉन्डिंग में ही 8 हो गए, तो नॉन बॉन्डिंग नहीं बचेगा, सिंपल सी बात है। अब इनका आप वो बना लो, क्या, फॉर्मल चार्ज निकालो। 6 अभी कितने हैं? 6 - 6 कितना हो गया? 0। इसका निकालो तो 4 आएगा। 5 - 4 कितना हो गया? +1। इसका फॉर्मल चार्ज +1 आया। इसका कितना आएगा बेटा? 5 माइनस, अभी कितना दिख रहा है ये? 6। तो कितना हो जाएगा? 5 - 6 -1। तो ये हमारा ऐसा आ गया, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये आपका -1, ये आपका +1 और ये 0। +1 -1 मिलकर ओवरऑल 0 हो जाएंगे, इसीलिए उस मॉलिक्यूल में आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज बाहर नजर नहीं आ रहा। आयन की फॉर्म में नहीं है वो, है ना? होता तो आता ही जरूर। इधर वाले में देखो बेटा, इधर वाले में देखो फटाफट। इधर वाले में देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमारा होना चाहिए 6, अभी 7 हैं, तो कितना हो गया? -1। इधर वाले में देखो क्या कह रहा है? होना चाहिए कितना? 5, अभी कितना है? 1 2 3 4, तो ये हो गया +1। और इधर देखो ये क्या है? 1 2 3 4 5, 5 होने चाहिए, 5 हैं तो 0। अब ये वाली स्ट्रक्चर बन रही है ऐसी, ये -1, ये +1 और ये 0, ये ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है। अब ये रही ए स्ट्रक्चर और ये रही बी स्ट्रक्चर। रेजोनेंस के कुछ रूल्स होते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों, है ना? रेजोनेंस के कुछ रूल्स होते हैं। सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है? देखो, हम तो सिर्फ नाम बोल सकते हैं, है ना? रेजोनेंस, रेजोनेंस प्रॉपर पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर होंगे, आपस में इंटरचेंज होती रहती है, ऐसे समझो दोनों स्ट्रक्चर। तो लेकिन ज्यादा स्टेबल उसको मानी जाती है, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर अनचार्ज्ड है, तो अनचार्ज्ड और चार्ज्ड अगर कोई कंडीशन आ रही है, दो रेजोनेटिंग, जैसे CO2 का केस था, याद करो। CO2 का केस था, CO2 में एक ऐसी बन रही थी जिसमें कोई चार्ज नहीं था, तो हमने उसको ज्यादा स्टेबल बोला था। अगर चार्ज है तो सिमेट्रिकल चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होगा, अनसिमेट्रिकल चार्ज वाला कम स्टेबल होगा। वो हमने केस किया था कौन सा? N3- एजाइड आयन वाला। ये चीज हमने पढ़ी थी कि कहीं पे अनचार्ज्ड और चार्ज फंस जाए तो हम अनचार्ज्ड वाले को ज्यादा स्टेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल था CO2, लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, देखो। फिर आता है कि चार्ज रहेगा ही, तो फिर हम देखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, अजाइड आयन। और आज हम तीसरा केस पढ़ने वाले हैं। अब आप देखो इसमें कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसे इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं।
देखो कुछ नियम होते हैं, जिनमें से एक नियम मैंने कल पढ़ाया था। मैंने कहा लार्ज साइज एटम बीच में बैठता है। एक दूसरा नियम ये भी होता है कि वो हमेशा वैलिड नहीं होता, लार्ज साइज हमेशा। एक होता है कि लो ईएन वाला भी बीच में बैठता है। तो कुछ नियम है केमिस्ट्री के कि लो ईएन एलिमेंट बीच में बैठता है, लार्ज साइज वाला एलिमेंट बीच में बैठता है। कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। हमेशा वैलिड नहीं होंगे, जनरल रूल्स है। ऐसा नहीं कि आपको एग्जांपल ला के रख दो, बताओ इसमें तो आपकी दोनों बातें गलत है, तो हो सकती है। लेकिन 100 में से अगर 80-90 एग्जाम्पल ऐसे हैं तो ये कुछ जनरल रूल्स बन जाते हैं कि जनरली यार देखा गया है, जनरली लो ईएन वाला सेंट्रल एटम होता है, लार्ज साइज वाला सेंट्रल एटम होता है। और अगर आप अभी इस वक्त बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझसे करेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं जवाब देता जाऊंगा, आप कंफ्यूज होते जाओगे। तो बेटर है कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो शुरू के 3-4 लेक्चर चुप बैठना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ एक टीचर पढ़ा रहा होता है। आपकी एनसीईआरटी सीक्वेंस में नहीं है, वो कुछ भी कहीं पे भी बोल देता है। आपकी एनसीईआरटी सीक्वेंस में नहीं है। टीचर होता ही इसलिए कि उसको रीअरेंज करके पढ़ाए, ताकि चीजें किसके बाद क्या सीखना चाहिए ताकि याद रहे। बस, तो बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप बीच बीच में से क्वेश्चन पुटअप मत करिए। मैं जवाब भी दे दूंगा, आपको भी समझ नहीं आएगा, आपके साथ वालों को भी समझ नहीं आएगा। मुझे लगेगा मैंने तो जवाब दे दिया, मेरा काम हो गया, बट कहीं ना कहीं मैं वहां पर सही समय पर सही जवाब देना जरूरी है, सही समय पर सही सवाल पूछना भी जरूरी है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप पूछ रहे हो मैं बता भी दूंगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा उससे, तो रुक जाओ। मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, भरोसा रखो। 2-4 लेक्चर मुझे मेरी करने दो, आपको मजा आ जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और सीक्वेंस में मतलब क्या कहूं मैं, एनसीईआरटी कहीं पे भी कुछ भी लिख देता है। ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं है ये, रिकॉर्डेड लिख रहे हैं, मतलब कोई फालतू बात मत करो, सिंपल पढ़ाते जाओ तो कह रहे रिकॉर्डेड है। यस। अब देखो, जिसको ईएन ज्यादा होती है उसको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जल्दी बताओ। स्पैमिंग करने वालों को कर दो, कोई करने दो यार, उनका भी अपना धंधा है, चलता है बेचारों का। ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। कुछ लोग नाइट्रोजन लिख रहे हैं, ठीक है, उनका वो पिछला चैप्टर की दिक्कत होगी, बैक लोग वाले हैं ये। ऐसे लोगों के लिए ही अर्जुना 2.0 3.0 बनाया जाता है, ताकि जैसे अभी तक नहीं पढ़ाई शुरू करी तो कह रहा मैं 2.0 से कर लूँ क्या, फिर 2.0 में वो नहीं करेगा, फिर कहेगा मैं 3.0 से कर लूँ क्या। इस बीच में वो ये भूल जाएगा कि शुरू करना तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन सही से पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। किससे पढ़ना है, क्या करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। एनीवेज, यहाँ नाइट्रोजन माइनस चार्ज खा के बैठा है और इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन -1 खा के बैठा है। क्या लगता है तुमको? देखो इस बीच वाले नाइट्रोजन पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये दोनों में एक जैसा है। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन पर माइनस है और यहां ऑक्सीजन पर माइनस है। दुनिया की नजर में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं। दैट मीन्स वो माइनस चार्ज की ज्यादा केयर कर सकता है। जो चीज जिसको पसंद है उसकी केयर करेगा ना बेटा, है ना। जिसको जिस चीज की पसंद, जो चीज पसंद है वो उसकी केयर करेगा। तो माइनस की केयर कौन करेगा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी माइनस की केयर कर सकता है क्या? नहीं। तो रेजोनेंस का एक नियम होता है, कुछ कुछ नियम होते हैं रेजोनेंस के। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई अनचार्ज और चार्ज है तो हम अनचार्ज को ज्यादा स्टेबल मानेंगे। फिर अगर चार्ज है तो हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इफ एटम्स, ऑल एटम्स आर सेम। बट अगर एटम डिफरेंस है, जैसे आ गया डिफरेंट, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, डिफरेंट एटम है, और ऐसा कोई कंपैरिजन बन रहा है चार्ज का, तो फिर हम देखेंगे कि माइनस चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोला? नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां कुल मिला के लिखना यह है कि बी इज मोर स्टेबल बिकॉज नेगेटिव चार्ज is more stable on high electronegative
एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमारे हिसाब से फिर इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, बी जाएगा। क्यों? क्योंकि वही -1 उधर है, यही -1 इधर है, हम इसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे। ठीक है, और जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है उसे जनरली बनाया जाता है। जैसे हमेशा आपको ऐसे बोलेंगे N2O की स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप फिर ये बनाओ, जो ज्यादा स्टेबल है उसे बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलत है, गलत नहीं है, लेस स्टेबल है। गलत नहीं है बेटा, लेस स्टेबल है। जब एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती है ना, तो उनकी स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं। पहले देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर है। इनफैक्ट सिग्मा तो देखते ही नहीं है, पाई देखते हैं। तो पाई कितने हैं, 1 2। ठीक है, इसमें कितने हैं, 1 2, इसमें भी 2 पाई है। तो इससे तो आप अलग नहीं कर पा रहे हो। फिर अनचार्ज चार्ज वाला केस नहीं है तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस नहीं है, वो भी नहीं कर पा रहे हो। फिर आप चौथे पॉइंट पे आ रहे हो जिसमें आपको पता लग रहा है कि मोर स्टेबल है। और ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं, नियम, ये रूल्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाए जाते हैं। ये हमारा पार्ट नहीं है, ये हमारा पार्ट है ही नहीं। कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है उनकी स्टेबिलिटी के 5 से 6 रूल्स होते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप देखने होते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे, वो नहीं लगा तो ये देखेंगे, वो नहीं लगा तो ये देखेंगे। हमारा काम नहीं है। मैं आपको जितना बता रहा हूं आप उतने पे चलिए, वही सेलेक्टिव एग्जांपल्स पे चलिए, दैट्स इट। ठीक है बेटा, हमारा काम नहीं है वो रेजोनेंस को इतना डिटेल में जानना। अभी ये आ जाओ, ऐसे कुछ सवाल करते हैं, ऐसे कुछ सवाल करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इस सवाल को करने से पहले हमें काफी कुछ पता होना चाहिए। तो अब मैं आ रहा हूं अपनी वाली चीज पे। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, CCl4। देखो CCl4 ले लिया, ठीक है, CCl4 ले लिया, और एक नियम लगा दो साइड में, है ना, जुगाड़ है, ऊपर कोई लिख देना, MDJ लिख देना बेटा। व्हेन हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स are terminal atoms, they form only one bond। हाइड्रोजन तो हमेशा ही 1 बनाता है, लेकिन हेलोजन अगर टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब पता है, सराउंडिंग। टर्मिनल का मतलब होता है सराउंडिंग। जैसे ये रहा एक, ये सेंट्रल एटम बोलते हैं बेटा इसको, और अगर इस पे जोड़े हुए हैं तो इनको बोलते हैं सराउंडिंग एटम बोल दो, या इनको टर्मिनल एटम बोल दो, एक ही बात है। जो साइड में जुड़े होते हैं, सीखते जाओ चीजें, है ना। अभी मैं जो बता रहा हूं वो लिख दो, कहीं कॉपी के साइड में लिख देना। ये एक तरीका है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। कि हाइड्रोजन अगर आपको सराउंडिंग में दिखता है तो वो एक ही बॉन्ड से जुड़ सकता है। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, एक हेलोजन एक बॉन्ड बनाएगा। हेलोजन क्या होता है, FClBrI। वापिस बोलो क्या, FClBrI। क्योंकि मैक्सिमम सराउंडिंग एटम्स आपको हाइड्रोजन या हेलोजन मिलते हैं। ऑक्सीजन मिलता है उसके बाद सेकंड नंबर पे, तो वो जब आएगा तभी देखेंगे। फिलहाल देखो, व्हेन हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर टर्मिनल एटम्स दे फॉर्म ओनली वन बॉन्ड पर एटम। एक एटम एक बॉन्ड बनाता है। तो मान लो मैंने यहां पे लिखा है कि CCl4, CCl4, बताओ कितने क्लोरीन है, 4 है। कार्बन बीच में आएगा, ऑब्वियसली कार्बन बीच में आएगा। ठीक है, लो EN लार्ज साइज में से लो EN वाला कॉन्सेप्ट जुड़ गया इसको, कि लो EN है तो ये वाला लग गया। तो कार्बन बीच में आएगा तो बताओ, यहां क्लोरीन लगेगा, यहां क्लोरीन लगेगा, यहां क्लोरीन लगेगा, और यहां क्लोरीन लगेगा। आपने अभी कुछ सीखा देसी जुगाड़ से, क्योंकि अभी मैंने कोई थियरी पढ़ाई नहीं है, तो मुझे इस जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ेगा। जब पढ़ाऊंगा तो अपने आप समझ आ जाएगा। अभी देखो ये ऐसा क्यों सर, आपने कहीं पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया? तो मैं बताऊंगा कि क्लोरीन जो है ना वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो एक क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड कब, जब वो सराउंडिंग एटम हो। तो हां, यहां पर क्लोरीन सराउंडिंग एटम है। हो सकता हो क्लोरीन कहीं सेंट्रल एटम हो, फिर मैं गारंटी नहीं लेता, वो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। क्लोरीन मैं फिर गारंटी नहीं लेता। क्लोरीन
जब तक सराउंडिंग में है, हैलोजन जब तक सराउंडिंग में है, सराउंडिंग कह दो, टर्मिनल कह दो, एक ही बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन तो खैर हमेशा ही एक बनाएगा। हाइड्रोजन तो उसकी जिंदगी में कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। तो हाइड्रोजन तो ऑलवेज वन, हाइड्रोजन ऑलवेज वन, फ्लोरीन ऑलवेज वन, हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑलवेज वन। अब ये लफड़ा कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट हमने उसका तरीका निकाल दिया कि जब वो सराउंडिंग में होंगे तो ओनली वन। सेंट्रल वाली बात अभी हमने की नहीं, नहीं करेंगे। ठीक है, देखो चीजें धीरे धीरे अब सीख रहे हैं ना, तो एक स्टेप ऊपर आना। हलवा हर जगह हलवा नहीं मिलता हर लेक्चर में, अभी सीख रहे हैं। तो आ जाओ, अब बताओ होता क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट किसको बोलते हो आप? ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो होता है व्हेन सेंट्रल एटम, क्या बोला मैंने? सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। यही मतलब है ऑक्टेट रूल तभी होगा। ऑक्टेट रूल फॉलो कब होता है? ऑक्टेट रूल इज फॉलोड व्हेन सेंट्रल एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब लगाओ दिमाग, ये सेंट्रल एटम है, ये एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही। ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, हो गया बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड हुए? 4 बॉन्ड। कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या ऑक्टेट फॉलो हो गया? ठीक है, सबर करो। नंबर ऑफ एग्जाम्पल जैसे जैसे बढ़ेंगे घबराहट कम होती जाएगी। नंबर ऑफ एग्जाम, क्योंकि इनके कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ एक एक करके चीजें सीखने का ही ये तरीका। कोई नियम ऐसे थोड़ी, कोई ऑक्टेट करोगे जैसे जैसे करोगे एग्जाम्पल करते जाओगे होता जाएगा। चलो, तो क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? कर रहा है। अब मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, है ना, मान लो मैंने यहां लिख दिया कि BF3, एक कैरी मेरे 5 है, नहीं मैं 3 वालों की बात कर रहा हूं। BF3, अंशिका कह रही तेरी बहुत याद आ रही। अंशिका किसकी याद आ रही तेरे को? हाँ यार, इस पे फॉर्मल चार्ज नहीं, अब तो तुम क्या हीरो खिलाड़ी हो गए हो। तुम्हें पता है कि फॉर्मल चार्ज ऐसा ही होता है कि कार्बन के पास 4 होने चाहिए, 4 ही हैं। अब ऐसे तो आप क्लोरीन पे भी 0 0 ही फॉर्मल चार्ज है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के भी बाकी के इलेक्ट्रॉन बना दो, सारे क्लोरीन के ऐसे ही तो होंगे बेटा। सारे क्लोरीन भी बना दो, वो तो ऐसे ही होंगे, उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। BF3। अब बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। तो ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहां बना दिए। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 बना दिए, बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 होते थे, 4 बना लो। और है ना, कार्बन के कितने होते थे? 4। कार्बन के 4 होते थे तो 4 लगा लो, 1 2 3 4, और फिर 4 क्लोरीन जोड़ दिए, तो 4 हैं, चारों काम आ गए। ठीक है, इसमें इसमें भी क्या होगा सोचो जरा, कि 3 है और फ्लोरीन है। अब वो फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करेगा? अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इधर रख देगा, एक फ्लोरीन यहां रख देगा, एक फ्लोरीन यहां रख देगा। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। ठीक है, फिर क्या होगा? करेंगे बॉन्ड बन जाएगा। सर बना दो भैया, बॉन्ड बन गया ये। अब बोरोन के अराउंड देखो, अब फ्लोरीन सेंट्रल एटम, ये बोरोन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम कौन है बेटा? बोरोन है। जरा सोच के देखो, सोच के देखो, कि फ्लोरीन तो खुश हो गया, फ्लोरीन तो खुश हो गया। फ्लोरीन के तो इलेक्ट्रॉन 8 हो गए इस घेरे में, देख
8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से हर एक फ्लोरीन के ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन बात यह है कि इनकी इज्जत कोई नहीं करता है, सराउंडिंग में साइड में लटकने वाले लोगों का कोई मतलब नहीं है बेटा। सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मॉलिक्यूल ऑक्टेट फॉलो करता है। हम सेंट्रल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेंट्रल की। तो हम जाएंगे बोरोन बोरोन के पास और देखेंगे कि बोरोन का सर्कल बनाएंगे। बोरोन का क्या बनाएंगे बेटा? सर्कल बनाएंगे। तो बोरोन का सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। क्या इस सर्कल में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है? यस। ऐसों को कहा जाता है हाइपोवेलेंट। क्या बोला जाता है इनको? हाइपोवेलेंट। हाइपो का मतलब होता है लेस। ऐसों को क्या कहा जाता है? हाइपोवेलेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हाइपोवेलेंट स्पीसीज। आर दीज टाइप ऑफ स्पीसीज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल? आंसर है यस। आप सोचो, ऑक्टेट कहता है कि मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा सेंट्रल एटम तभी एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा ये वाला मॉलिक्यूल तो फिर लफड़ा हो गया ना। अब आपके ऑक्टेट के हिसाब से ये मॉलिक्यूल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं या ये मॉलिक्यूल होता है। हम जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल होता है और ऐसे और कई मॉलिक्यूल होते हैं। अब सिमिलर एग्जांपल देख लो आप, सेम एग्जांपल देख लो। सेम सेम एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेम BCl3 हो जाएगा, है ना, BH3 हो जाएगा, BBr3 हो जाएगा, BI3 हो जाएगा। ऐसे सेम एग्जाम्पल है, खूब सारे हैं जो इस तरह के बोरोन के एग्जाम्पल हैं। वो करेंगे ही नहीं ऑक्टेट रूल फॉलो। हाइपो मतलब कम, लेस। लेस क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम रह जाते हैं सेंट्रल एटम के पास, उसे कहा जाता है हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? आंसर है यस। इसीलिए तो रूल, ऑक्टेट रूल फेल हो गया। तो ऑक्टेट रूल को फेल करने वाले एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल ये रहा कि कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल एटम के पास, 8 से कम होते हुए भी एग्जिस्ट करता है। ऐसो को कहा जाता है हाइपोवेलेंट। क्या कहा जाता है बेटा इनको? हाइपोवेलेंट। तो हम पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली? ये आ गया लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट में। ये किस में आ गया? ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में आ गया ना बेटा। ये ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में आ गया। तो सर ऐसा भी होता है क्या कि 8 से ज्यादा हो जाते होंगे? बिल्कुल होता है। तो हाइपो के और एग्जाम्पल देखना चाहोगे? और एग्जाम्पल देखना चाहोगे हाइपो के, हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स के और एग्जाम्पल देखना चाहोगे? BeI2 ले लो, LiCl ले लो, ये लो, BeI2 ले लो, LiCl ले लो। ये सब हाइपोवेलेंट है। कैसे? ये रहा बेरिलियम, ये आयोडीन, ये आयोडीन। ठीक है, बेरिलियम के अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, ये 2 लगा दिए। आयोडीन अपना अपना एक एक रख देगा, बताओ मिलकर कितने हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, फिर भी एग्जिस्ट करता है। LiCl लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये लो, एक अपना क्लोरीन दे देगा। क्लोरीन का तो पूरा हो गया ऑक्टेट, लेकिन यहां पर कायदे से देखा जाए तो ये कितने हैं? ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। हाइपोवेलेंट है। तो वो सारे कंपाउंड्स जिसमें सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह जाएं और फिर भी वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता हो, उसे कहा जाता है हाइपोवेलेंट कंपाउंड। क्या कहा जाता है बेटा इनको? हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे अब कभी ऐसी टर्म आई हाइपोवेलेंट तो घबराओगे तो नहीं? सही है। हाइपोवेलेंट का मतलब सेंट्रल एटम को, हाइपोवेलेंट का मतलब सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होने चाहिए उससे कम है, जितने होने चाहिए उससे कम है। क्या आपने लुईस एसिड नाम सुना है? लुईस एसिड, क्या आपने कभी कोई नाम सुना है? लुईस एसिड, लुईस बेस, स्कूल में पढ़ा दिया होगा इसलिए पूछ रहा हूं, अदरवाइज नहीं पूछता। लुईस एसिड, लुईस बेस नाम सुना है बेटा? लिथियम तो सर डुप्लेट हो गया ना बेटा। लिथियम 8 रख सकता है ना,
उसके पास डब्बे हैं। तो डुप्लेट वालों को हम हाइपोवेलेंट की कैटेगरी में ही लाएंगे। डुप्लेट वाला कौन सा? ऑक्टेट और डुप्लेट में फर्क है ना। ऑक्टेट, डुप्लेट नाम अपने आप में हाइपोवेलेंट ही है, चिंता क्यों कर रहा है उसको? तो अब लिथियम को देने वाला चाहिए, वो तो बना देगा 8, उसके पास 2s है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो 2s और 2p सारे ऑर्बिटल है। अब उसका अब मान लो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2p है नहीं है। 2p तो पड़ा ही है ना, खाली है, कोई आए दे जाए बना जाए लो, वो तो ले लेगा यूज। ऐसा नहीं कि वो अपनी जिंदगी में कभी ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता, करता नहीं है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो डुप्लेट नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट डुप्लेट बोल भी दोगे तो डुप्लेट, डुप्लेट टर्म अपने आप में एक हाइपोवेलेंट टर्म है, वो ऑक्टेट नहीं है। यस, क्या पूछा था मैंने सवाल रे? हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस लुइस एसिड, एक टर्म आती है बेटा लुइस एसिड, कहीं साइड में लिखो, इसके जस्ट बाद ये नोट कर लिया होगा आपने। एक होता है लुइस एसिड और एक होता है लुइस बेस। लुइस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच। लुइस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, ये लुइस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होते हैं? क्या हाइपोवेलेंट बोल दूं? हाइपोवेलेंट बोल सकता हूं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको हम हाइपोवेलेंट बोल सकते हैं। और लुइस एसिड का सिंपल सा मतलब होता है बेटा, लुइस एसिड का सिंपल सा मतलब होता है क्या? लुइस एसिड का सिंपल सा मतलब होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। एक बॉक्स में बंद कर देना ये दोनों चीजें, आगे अपने आप फटाफट फटाफट जब भी ये टर्म आएगी तो समझ जाओगे कौन लुइस बेस। और ये होते हैं बेटा लोन पेयर डोनर। अब जो रिच है वही डोनर है, और जो भूखा है वो एक्सेप्ट करेगा। सर ये हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, तो उसके लिए हमेशा याद रखना इसका पहला और इसका पहला, ए से ए। जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है उसे लुइस एसिड बोलते हैं, और जो लोन पेयर डोनर होता है उसे लुइस बेस बोलते हैं। ठीक है, कहीं बॉक्स में बंद कर दो, कहां काम आएगा? आगे काम आ जाएगा, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए अभी। सिर्फ नई चीज सिखाइए, ऐसे समझो बस नई चीज सिखाइए, इसे ध्यान रखेंगे हम, आगे काम में लेंगे हम। ठीक है, एक बॉक्स में बंद कर दो अपने नोट्स में ही, इसके एग्जाम्पल के जस्ट बाद ही, हमेशा याद रखने वाली चीज है, ये कभी नहीं बदलेगी। लुइस एसिड उसे बोला जाता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और लुइस बेस उसे बोला जाता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। और सर एक याद नहीं होता, हम उल्टा सुल्टा कर देते हैं, तो एक को पकड़ लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ए से ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर। क्या बोलोगे? ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, याद रहेगा बेटा? ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, बस अगला दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक तो फिर लुइस बेस क्या हुआ? तो वो डोनर है। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ कि मान लो मैं यहां पे मैं बात कर रहा था हाइपोवेलेंट की, हाइपोवेलेंट हो गया, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? हाइपरवेलेंट की। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या? PCl5। क्या ले लिया बेटा इसको मैंने? PCl5। PCl5 जो है वो फास्फोरस, बना लो। फास्फोरस के कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना लो। बना दिए। 5 क्लोरीन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, मैंने कहा जब भी हेलोजन सराउंडिंग में होता है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, बना लो फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड। ये लो, यहां एक Cl 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 और Cl। क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट पूरा कर ही रहा है, लेकिन मुद्दा फंस गया फास्फोरस के। और फास्फोरस के क्या मुद्दा फंसा बेटा? ये ऐसा वाला मुद्दा फंस गया, ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन। हमने इससे पिछला क्या पढ़ा?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए सेंट्रल एटम के पास। अब ये सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, इनको बोला जाता है हाइपर वैलेंट। क्या बोला जाता है इनको? हाइपर वैलेंट, सुपर ऑक्टेट और एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ये सब इन्हीं के नाम है, ये सब इसी के नाम है, हाइपर वेलेंट। हाइपर मतलब ज्यादा, सुपर ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ये सब इनको दिया जाता है नाम। जो अभी कंफ्यूजन है तो 2 मिनट के लिए बस इतना पैनिक क्रिएट मत करो, है ना, पैनिक क्रिएट मत करो। आज हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सब्र करो, पेशेंस रखो, चीजें समझ आएंगी। हम थोड़ा आगे का पढ़ेंगे, उसके बाद तुमको ये मजाक लगेगा। बिलीव मी, भरोसा करो। आज मेरे पास हथियार कम है, टूल्स कम है इसे समझाने के लिए। एक दिन मेरे पास वो थियरी होगी कि तुम इसकी स्ट्रक्चर तुरंत निकाल दोगे, और स्ट्रक्चर निकालने के बाद ये तुमको सब छोटी छोटी चीजें लगेगी कि यार हाइपरवेलेंट है, हाइपोवेलेंट है। ये ऑक्टेट तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक हम सिर्फ ऑक्टेट रूल पढ़ रहे होते हैं। जब हम ऑक्टेट रूल से एडवांस थियरी पढ़ लेते हैं तो हमें ऑक्टेट रूल मजाक लगने लग जाता है कि ठीक है वो बहुत बेसिक था। तो इसलिए पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने आप समझ आएगा। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, जैसे मान लो SF6 लगा दिया, तो सल्फर है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड बना लेगा और 6 के 6 जगह फ्लोरीन आ जाएगा, ये SF6 हो गया। मैं एग्जाम्पल भी, आप ध्यान देना, मैं वही करवा रहा हूं जो NCERT में है, मैं ज्यादा करवा ही नहीं रहा। तो आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ इतने ही एग्जाम्पल होते हैं क्या इनके, नहीं। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे इस चैप्टर में, 2-4 दिन बाद, 2-4 लेक्चर के बाद, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है और भी हो सकते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। अभी हमको सिर्फ वही करना है। ये 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा, तो ये भी हाइपर वैलेंट हो गया, ये भी क्या हो गया? हाइपर वैलेंट हो गया। ये भी हाइपर वैलेंट है, हाइपर मतलब ज्यादा। ये लो, ये रहा बेटा, ठीक है। क्या हाइपोवेलेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करता है? पीछे वाला हाइपोवेलेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करता है? नहीं। क्या हाइपरवेलेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करता है? नहीं। तो अब ऐसे सवाल आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल? कौन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता? तो ये दोनों टाइप के कंपाउंड ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। PCl5 हो गया, SF6 हो गया, है ना। हाइपरवेलेंट स्पीसीज और हाइपोवेलेंट स्पीसीज दोनों ही ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करती। अरे 8 से कम और 8 से ज्यादा होना, दोनों ही बात ऐसी है कि फॉलो नहीं करने वाली बात है। तो याद रखिएगा, चाहे 8 से कम रह जाए, चाहे 8 से ज्यादा हो जाए, दोनों स्पीसीज ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करती। और ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करती इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी, गलत, एग्जिस्ट तो करती है। इसीलिए तो ऑक्टेट के मुंह पे तमाचा पड़ा था कि ऑक्टेट सिर्फ उन्हीं स्पीसीज की बात कर रहा था जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम के पास। लेकिन लोग बाद में ऐसे कंपाउंड लेके आ गए कि बता इसके बारे में क्या ख्याल है, तो ऑक्टेट रूल फेल हो गया, फिर वहीं पे ऑक्टेट रूल फेल हुआ। तो ये ऐसी तरह की स्पीसीज होती है। क्या और भी चीजें होती है जो ऑक्टेट को रूल को फॉलो करती है, ऑक्टेट रूल को मतलब फॉलो नहीं करती है? तो आंसर है यस, तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल आपको ये चीज समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा एनसीईआरटी में लुईस रिप्रेजेंटेशन के, कोई इसमें कोई डाउट है तो बताओ। O2 हम कर चुके हैं, O3 हम कर चुके हैं, है ना। NF3 और कार्बोनेट अभी बता दूंगा, ये HNO3 है। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा डुप्लेट पूरा करता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन भी को भी आप साइड में लगा सकते हो। बट ये सब अभी चीजें क्लियर नहीं होगी बेटा, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी है, दिख तो रहा है ना आपको। ये एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल है।
अब आप इसमें से ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, NF3 भी बना लो। जो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, NF3 भी बना लो मेरी तरफ से। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। अब आपको पता है कि फ्लोरीन तो एक एक ही खाएगा, तो फ्लोरीन एक एक खा जाएगा तो बचेंगे कितने? अब मेरा एमडीजे कहां कहां मारा है वो तुम्हें समझ आ गया होगा। तुम्हें पता है कि फ्लोरीन एक एक ही खाएगा, तो नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं। अब 5 में से एक गया, दो गया, तीन गए, तो बचे कितने बेटा? दो। अब सर हम इसका वो कैसे निकालें? ये ऐसे निकाल। कितने हुए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यस। ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, यस। छोटी सी बात अब अगर मैं आपको समझा रहा हूं कि सराउंडिंग में अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो कहीं पे ही हो, सराउंडिंग ही होता है हाइड्रोजन, हमेशा बीच में बेचारा बैठ नहीं पाता। हाइड्रोजन अपनी जिंदगी में सराउंडिंग होता है, फ्लोरीन अपनी जिंदगी में हमेशा सराउंडिंग होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन अपने जीवन में सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद दूसरे हेलोजेंस की अगर बात करें, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये भी जब तक साइड में है एक एक ही बॉन्ड बनाएंगे। तो सारे हेलोजन साइड में होने पर एक एक बॉन्ड ही बनाते हैं, और फ्लोरीन तो बेचारा एक ही बनाता है हमेशा। हाइड्रोजन फ्लोरीन तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये लो, NF3 बन गया। इसी तरह से आप NH3 बना लो ना। NH3 में क्या दिक्कत है आपको, ये बताओ। NH3 बना लो। कैसे बनाओगे? यहां नाइट्रोजन रखोगे, 3 हाइड्रोजन लगाओगे, ऑब्वियसली तीनों हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 में से एक यहां, दो यहां, तीन यहां, लो बचे फिर से यहीं पे दो। सेम वैसा ही है, जैसा NF3 है वैसा NH3 है, बात खत्म। ये लो, क्या ये ऑक्टेट हो रहे हैं? यस। सीव्ड, समझ गए? कार्बोनेट आयन बना लो चाहे आप। जो ऑक्टेट फॉलो करता है, जो भी ऑक्टेट फॉलो करता है, उस पर हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला? जो हमने बनाया। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ना, BF3 वाला, BF3 वाला, ये लो। अब क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है क्या? क्या इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है। तो बताओ, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो आंसर आएगा क्या? सोच के लगाओ, दिमाग लगाओ। कि बोरोन का भी 8 है, प्लस फ्लोरीन भी 8 चाहता है, टोटल 4 एटम है जो 8 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वाली बात करेंगे ना, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस अभी बोरोन के 3 है, प्लस फ्लोरीन के 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 या 21 हो गए। ठीक है, 3 फ्लोरीन है, अवेलेबल 7 होते हैं, 7 या 21 हो गए, प्लस बोरोन के 3 हो गए, कितने हो गए? 24। तो 32 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, कितने हुए ये? 8। 8 ही होंगे। 8 डिवाइड बाई 2, कितने बॉन्ड आए? 4 बॉन्ड। अब मुझे बताओ उसमें 4 बॉन्ड है क्या? कैसे जोड़ोगे उसको 4 बॉन्ड? अब आप बोलोगे कि नहीं हम तो ऐसे कर लेंगे, मैं बोलूंगा वो चीज मैं पहले ही सिखा चुका हूं, फ्लोरीन 2 बॉन्ड नहीं बनाता। बनाने वाले बना लेंगे, बोले ऐसे कर लो, लो हो गया सर। ओ, हो गया हो गया हो गया हो गया। तो ये बनाते हुए थोड़ी शर्म तो आई होगी, ये शर्म तो आई होगी कि बोरोन का 1, बोरोन का 2, बोरोन के 3, बोरोन के 4। जब यहां बोरोन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमने लिख दिए, तो फिर यहां पे बेशर्मी यहां पे भी दिखा देते। बोरोन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होते हैं ना, तो यहां 4 क्यों कर दिया तुमने? तो नहीं लगाइए रूल। अब तुम बनाओगे तो वो तो गलत बनेगी। गलत कैसे बनेगी कि तुम फ्लोरीन को, एक फ्लोरीन को डबल बॉन्ड से जोड़ दोगे, कह रहे कि कुछ भी हो जाए 4 बॉन्ड बना के रहूंगा, कुछ भी हो जाए 4 बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अरे तो यार जैसे ही 4 बनाएगा, बोरोन की भी हत्या हो जाएगी बेचारे की, और फ्लोरीन पे भी दुनिया थूकेगी, और बोरोन से सवाल किया जाएगा कि कहां से लाया चौथा इलेक्ट्रॉन तू, तेरे पास तो वैलेंस 3 ही होते हैं ना शाणे।
तो लॉजिकली गलत हो गया वो, इसीलिए मैंने कहा वो वाला फॉर्मूला उन्हीं स्पीसीज पे लगता है जो ऑक्टेट रूल फॉलो करती है। नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइपोवेलेंट, नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइपरवेलेंट। हाइपोवेलेंट स्पीसीज पे नहीं लगेगा, हाइपोवेलेंट पर भी नहीं लगेगा। तो याद रहेगा बेटा, ये वाले फॉर्मूले को दिल से नहीं लेना है, ये वाले फॉर्मूले को बस जितनी स्पीसीज कराइए उसी के लिए कंसिडर करना है। मस्त रहो, आपको अपने दिमाग से कोई फॉर्मूला लगा के किसी भी अदर स्पीसीज के लिए कुछ भी काम नहीं करना है। अब आओ यहां पे, अब लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ, अच्छा इससे पहले वो एक सवाल था ना, सवाल रह गया हमारा, सवाल करके दिखाओ। अब करो ये सवाल, लो अब करो ये सवाल। विच इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। लगाओ, 45 सेकंड देता हूं, लो। स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्डिंग में, स्टार्टिंग में बेटा तुम छोड़ो, हम भी कंफ्यूज होते हैं कि यार पहले क्या पढ़ाऊं बाद में क्या पढ़ाऊं, हमारे को भी दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है, 2-4 लेक्चर थोड़ा समय दो, अच्छा लगने लग जाएगा, भरोसा रखो। स्टार्टिंग में सारी चीजें घिचपिची चलती है क्योंकि बेसिक बेसिक सी थियरी है, समझाने के लिए हथियार है नहीं, इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट वो कंपाउंड्स दे रखे हैं, मजबूरी में हमें भी करवाने पड़ते हैं। बाद में जब एडवांस थियरी पढ़ोगे तो ये वाली अपने आप हो जानी है। आ जाओ। हाइपरवेलेंट होगा या हाइपोवेलेंट होगा तो वो फॉलो करेगा नहीं, वो उसका एक्सेप्शन हो गया। कितने लोगों ने आंसर है? 50, सीरियसली 22% आर सेइंग कि BF3 आंसर होगा। अरे भाई, ये भी अभी करवा दिया 6 इलेक्ट्रॉन है, ये करवा दिया 6 इलेक्ट्रॉन है, ये करवा दिया 4 इलेक्ट्रॉन है, ये करवा दिया 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद तुम आंसर पहला कैसे कर सकते हो? वो नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट, यानी कि कह रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। नॉट एन एक्सेप्शन का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे वैलेंस शेल। पागल वागल हो क्या? अरे यार, मतलब नशा उतर गया सारा पढ़ाने का। कार्बन की फैमिली से जुड़ा हुआ होता है SN, ये तो बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, तो SN के भी 4 ही होंगे ना फिर। अब मैं CCl4 लिखूं या वो लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? ये ले। सेम एज CCl4। अजीब आदमी हो यार, कमाल है, कमाल है भाई, कमाल है। चलो लिमिटेशंस फटाफट पढ़ लो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ लिए हमने, उनकी एग्जिस्टेंस होना उसके मुंह पे थप्पड़ था ऑक्टेट रूल के। क्या आप डायरेक्ट एग्जांपल यहां लिख सकते हो? नोट कर लेना, PCl5 SF6 और जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो अभी नहीं बनाए मैंने, कोई बात नहीं, बाद में समझ आ जाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवेलेंट कंपाउंड पढ़ लिए हमने। अब आता है हमारे पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला, अच्छा और सुनो, ओड इलेक्ट्रॉन मैं अभी बता दूंगा। चौथा पॉइंट सुनो, इसने क्या कहा था, इसका पहला पॉइंट क्या था ऑक्टेट रूल का? ऑक्टेट रूल ने कहा कि इनर्ट गैस कोई बॉन्ड नहीं बनाती। ऑक्टेट रूल ने क्या बोला? इनर्ट गैसेस कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती। इनर्ट गैसेस के बॉन्ड नहीं बनाने का मतलब है उनके कोई भी कंपाउंड्स नहीं होंगे। अब आप देखिए फोर्थ पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनर्ट गैस तो बॉन्ड बना रही भैया, बाद में इनर्ट गैस के कंपाउंड नजर आ गए। अब जब जो बात, मतलब आप सोचो कि जो थियरी जिस बात से स्टार्ट हुई थी, है ना, वो बेस ही खत्म हो गया, वो आधार ही खत्म हो गया। इसने कहा कि भैया नहीं बनाती, अरे भाई कंपाउंड मिल गए, कैसे नहीं बनाती है? कंपाउंड ही मिल गए ना। तो ये भी तो लिमिटेशन हो गई ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल का
जो लिमिटेशन का मतलब है कि किस किस वजह से ऑक्टेट रूल फेल हुआ, दैट्स इट. इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. ये तो मैंने आपको कल स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी की बात ये करता ही नहीं है. ऑक्टेट रूल क्लासिकल अप्रोच है जो कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड स्टेबिलिटी बताता है, जो ये कहता है कि हर किसी को वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं. उसने पूछा कि क्या एनर्जी नाम की कोई चीज होती है, वो क्या होती है. एनर्जी की बात इसने नहीं करी. अगेन द थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये एनसीईआरटी की लाइन है. अभी किसी बच्चे ने पूछा भी था कि आप ओजोन को बेंट ही क्यों बना रहे हो. मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे पता है आगे जाके पता लग जाएगा तुमको कि वो बेंट है. ऑक्टेट ने ये नहीं बोला कि वो बेंट है. ऑक्टेट तो कहता है कि भैया आप तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये नहीं कहती कि हमें बनाना कैसा है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहती है कि आप अरेंज कर दो बस. लुईस डॉट स्ट्रक्चर कभी भी ये नहीं बताती कि कैसी शेप देनी है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर कभी ऐसा नहीं बताती. आप खुद देख लो इस डब्बे में उन्होंने NF3 को कैसा बना रखा है. ये देख लो, उन्होंने NF3 को टी शेप बना रखा है. FNFF. मैंने बनाया है क्या टी शेप? मैंने कहीं ना कहीं ट्राइगोनल पिरामिडल बनाया है उसे. मैंने ट्राइगोनल पिरामिडल बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया. मैंने सही शेप बनाई है. अरे भाई मैंने ऐसी बनाई है ना, कोई ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप. मैंने सही शेप बनाई है, मैंने ऐसा बनाया है. इसने बनाया है क्या? देख, इसने किताब में भी नहीं बना रहा, इसने तो टी शेप बना रखी. ये 4 होता, मान लो ऐसा कोई 4 वाला कंपाउंड होता तो ये ऐसा स्क्वायर बनाता. ये CCl4 को समझाने बैठेगा तो ये ऐसा बनाएगा. CCl4 को Cl 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 ऐसा बनाएगा ये, क्योंकि इसे पता ही नहीं है ना कि शेप क्या है. उसे तो खाली बिंदियां पसंद है, बस वो बिंदियां लगाया जा रहा है. कह रहा जमाओ बिंदियां लगाओ, जमाओ बिंदियां लगाओ. तो मुझे बताओ, क्या ऑक्टेट रूल ने कभी शेप की बात करी कि कैसा दिखेगा? आज हम जो नाम सुनते हैं, लीनियर, हम नाम सुनते हैं बेंट, आपने स्कूल में सुने होंगे. हम नाम सुनते हैं टेट्राहेड्रल, हम नाम सुनते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, हम नाम सुनते हैं ट्राइगोनल प्लेनर. ये सब ऑक्टेट को नहीं पता था. आगे आएंगे ये चीजें, तो आगे जाके पता चलता है मॉलिक्यूल की शेप भी इंपॉर्टेंट है. हर जहीं पे जाके बिंदियां नहीं लगानी होती. बिंदियां ठीक है, समझ आती है, लेकिन शेप भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा. क्या होता है? शेप भी. तो लेकिन इसने शेप की बात ही नहीं करी, है ना. इसने भले ही, अभी देखो, अब ये किताब है, इसने ओजोन को बेंट बना दिया. मर्जी पड़े जो कर रहे हैं. वैसे ही मैंने कहा कि भाई कंफ्यूजन क्यों रखना बिना बात का. इसने तो बेंट बना दिया, लेकिन बहुत सारी किताबें जो आपको ओजोन ऐसे बताएगी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बता देगी. क्या गलत है? जब उसने शेप की बात नहीं करी तो यार तुम मर्जी पड़े जैसे बनाओ ना. तो इसने कहा कि थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं करता. एनर्जी क्या होती है इसे पता ही नहीं है. एनर्जी सब फालतू बातें, उसको पूछा ही नहीं. इसने वो कॉन्सेप्ट थोड़ी सिखाया मॉडर्न अप्रोच वाला कि बॉन्ड क्यों बनता है. हमने मॉडर्न अप्रोच में देखा था. उसके बाद ये इनर्ट गैस के कुछ कंपाउंड्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर का पता नहीं. बस आप पता नहीं मतलब हम बाद में सीख लेंगे कि ये लाइक ये लीनियर होता है, ये अलग होता है, वो अलग होता है. बट अभी तो आपको खाली ऐसे ध्यान रखना है कि इनर्ट गैस का कोई कंपाउंड है तो फिर वो ऑक्टेट रूल की ड्रॉबैक ही है, डिमेरिट. हाँ यस, मैं बात कर रहा था किसकी? अपने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की. तो एक पॉइंट आया तो यहां पे लिख दो, नोट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल. ऐसी स्पीसीज भी देखी गई जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बॉन्डिंग के बाद ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स बच जाना कहलाता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. वापस बोलो, क्या बोला मैंने? बॉन्डिंग के बाद ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स बच जाना कहलाता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. ऐसी स्पीसीज जिसमें बॉन्डिंग के बाद क्या हो? ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाए. जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, है ना, NO हो गया, NO2 हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ऐसा आपके पूरे सिलेबस में इससे बाहर कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं आएगी. अब ये मत सोचना कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जाने कितनी होगी. अरे कम है.
जितनी बता रहा हूं उतनी आ जाएगी, बहुत है। ओड इलेक्ट्रॉन, NO हो गया, NO2 हो गया, ClO3 हो गया, ClO2 हो गया, है ना। ये मेन एग्जाम्पल है, मतलब इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। एनसीईआरटी ने सिर्फ NO और NO2 बता रखा है। एनसीईआरटी ने सिर्फ क्या बता रखा है? NO एंड NO2 बता रखा है। एनसीईआरटी सिर्फ दो की बात करता है। तो ये मेन एग्जाम्पल है कि ऐसी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ओड नंबर में क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। आपके पास एनसीईआरटी है, देखो उसमें लिखा रखा होगा। एनसीईआरटी ओपन करके बैठते हो ना साथ में। चाय के लिए बोल के आ रहा हूँ भाई, रुक जाए। इतनी देर से चाय चाय लिख रहे हो, अब तलब लग ही गई उसकी। ये नोट करो, फिर ये NO NO2 तो मैं बना दूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। राजकुमार जी बनाओ एक खींच के। क्या चढ़ा दी? अच्छा चाय चढ़ा दी। चले भाई। हाँ इज्जत से ही आएगी, इज्जत से ही आएगी। जैसे ये NO है, तो NO की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अच्छा, ये ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है इन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या आप वो फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकते हो? फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते, तो करना भी मत, क्योंकि जो ऑक्टेट फॉलो ही नहीं कर रहा उसके लिए वो फॉर्मूला कभी नहीं रखेगा। ये NO है, इसमें इधर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इधर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कभी ऐसा केस देखा तुमने अभी तक कि या तो पेयर बन रहे थे? अब इसका कोई पेयर बन सकता है क्या? ऑड नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो पेयर बनेगा क्या, बता मेरे को। इस एटम के ऊपर 1 2 3 पेयर बन ही नहीं सकता ना, इसलिए इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये देखो, अगर आप इसको करके देखोगे तो ये कितना हो रहा है? 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और कोई भी ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन नजर आ जाएगा आपको तो नहीं करने देगा वो ऑक्टेट रूल फॉलो। हो ही नहीं रहा है, बात खत्म। इसलिए ऑक्टेट रूल जो है वो इन पे नहीं लगता। NO2 जो है, NO2 माइनस नहीं है, ये NO2 है। NO2 माइनस फॉलो कर जाएगा। NO2 कैसा होता है बेटा? NO2 ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, अब देखो इसको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अगर मैंने स्ट्रक्चर बना के दे दिए तो तुम फॉर्मल चार्ज जरूर निकाल सकते हो अपने तरीके से। अपना जो MDJ है ना, जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं वो हर जगह लगता है, चाहे वो ऑक्टेट रूल फॉलो करती है चाहे नहीं करती है। आप अगर आपको ये स्ट्रक्चर आती है तो आप कहीं भी कुछ भी लगा लो, हमेशा लगेगा। ठीक है, ये लो ऐसा कुछ, 1 और ये 2, ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये देखो, ये जो मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ वो ओड इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में भी मैं अलग कलर से कर देता हूँ, उसकी वजह से ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, साफ पता लग जाएगा। इसका जुगाड़ लगा लो, ये 1 2 3 4, ये +1 चार्ज जा रहा है, फॉर्मल चार्ज। देखो इसको, देखो, अगर आप देखोगे तो ये 5 1 2 3 4 होने चाहिए, 5 हैं, 4 +1, 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए, 6 है, 7 -1, तो ये +1 -1 आ गया इसी वजह से NO2। और इस पे
एक दो तीन चार पाँच छः होने चाहिए, छः है, छः, जीरो। फॉर्मल चार्ज वाला जुगाड़ फेल नहीं हो सकता अपना, चिंता मत कर, सही चलता है वो। ठीक है ना। चलो खैर, ये सब बातें अभी स्टार्टिंग में जितना इनके बारे में कम बात करें ज़्यादा बढ़िया है। इन चीज़ों के बारे में जितना कम बात करेंगे उतना ज़्यादा सही है। तो बस देख लो, ये नाम से याद रख लेना, NO NO2 ClO3 ClO2, बस काफ़ी है। इससे ज़्यादा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर कभी कल को आ भी गई तो मैं बता दूंगा, आ भी गई तो मैं बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। CF3, CH3, ये भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। तो ठीक है, कभी आ जाए कर जाए तो CF3 हो गया, CH3 हो गया, जिनको ऑर्गेनिक में जाके तुम रेडिकल बोल दोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है इन पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी वो पूछेगा, ये बहुत ज्यादा बता दिए मैंने। NO NO2 से ही ऊपर नहीं आएगा वो। चलिए आगे। चलो भैया, ऑक्टेट रूल को हम फिलहाल यहीं पर विश्राम देते हैं। अब तक आपने ऑक्टेट रूल के बारे में जो कुछ पढ़ा वो सिर्फ ऑक्टेट रूल तक की बातें थी। अगर कोई फॉर्मूला, कोई MDJ मैंने बताया है तो भैया उनको उसी पे रहने देना, है ना, उसे इससे आगे मत लाना। ये आखिरी स्लाइड है जहां तक वो आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ऑक्टेट रूल से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला कहीं भी किसी भी स्पीसीज पे नहीं लगाना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। हाँ, कोई ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है उसके लिए लगाओ। तो सर हमें ये कब पता चलेगा? तो समय के रहते पता चल जाएगा भाई, है ना। अभी हम कंफ्यूजन ज्यादा नहीं, मैं जितने ज्यादा एग्जाम्पल अभी मान लो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपके सामने रख दूंगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। एनीवेज, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका देता हूं जिसमें आप बोलोगे कि यार ये क्या है, मतलब अब ये नई चीज आपको मैं सिखाता हूं। तो क्योंकि हम फॉर्मल चार्ज पढ़ रहे हैं तो एक आता है एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम्स एंड एवरेज XO बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड इन सम इंपॉर्टेंट ऑक्सो एनायंस। एक अलग से हेडिंग मान लो इसे, क्योंकि ये चीज मतलब छोटी सी चीज है, करने का तरीका बहुत आसान है, और इससे रिलेटेड एक आध दो सवाल देखे हैं मैंने। तो ये देख लो, ये एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया हुआ है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, सवाल जरूर देखे हैं मैंने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने ये देखा कि अच्छा, ऑक्सो एनायंस वो होते हैं, बेटा सुनो, ऑक्सो एनायंस वो होते हैं जो एसिड से बनते हैं। H2SO4 है, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। अब इसमें से अगर मैं -2H+ कर दूं तो ये SO4 2- बनेगा, इसे बोलते हैं ऑक्सो एनायन। इसी तरह से अगर HNO3 है तो बताओ इसका ऑक्सो एनायन कौन होगा? HNO2 है तो इसका ऑक्सो एनायन कौन होगा? H2CO3 है तो इसका ऑक्सो एनायन कौन होगा? HClO4 है तो इसका ऑक्सो एनायन कौन होगा? बोलते जाओ, इधर नाम लिखते जाना। ठीक है, H2SO3 है तो इसका एक ऑक्सो एनायन कौन होगा? H3PO4 है तो इसका ऑक्सो एनायन कौन होगा? तो ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं इनको। इनको कौन सा एसिड बोलते हैं बेटा? ऑक्सी एसिड्स। क्या नाम होता है इनका? एसिड तो होते ही हैं, पर एक ऑक्सी एसिड पहले तो सिलेबस में हुआ करते थे, 12th क्लास के पी ब्लॉक में तो पढ़ाते भी थे। अभी फिलहाल इतना समझो कि जितने हाइड्रोजन है वो सब निकाल दो। दो हैं तो यहाँ 2H+ कर दो, यहाँ पे एक है तो एक H+ निकाल दो, यहाँ फिर से 2H+ निकाल दो, यहाँ पे -3H+ निकाल दो। जितने हाइड्रोजन निकाल रहे हो उतना माइनस सिर पे टिका देना। बताओ क्या यहाँ पे NO3- आएगा? ठीक है। क्या यहाँ पे NO2- आएगा बेटा? ठीक है। क्या यहाँ पे कार्बोनेट यानी कि 2- आएगा? क्या आएगा? यहाँ पे ClO4- आएगा? क्या आएगा? यहाँ SO3 2- आएगा? क्या आएगा? यहाँ पे PO4 3- आएगा? क्या आएगा? नाम लिखना, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट,
बार बार लिखोगे तो याद होंगे, कोई जादू तो है नहीं जिससे ये कि सर नाम याद करने का भी कॉन्सेप्ट समझाओ, तो कॉन्सेप्ट समझा देंगे। ट्वेल्थ में था पहले कॉन्सेप्ट, भी अभी है ही नहीं। नाइट्राइट, कार्बोनेट, परक्लोरेट, सल्फाइट, वो सल्फेट है ऊपर वाला, फॉस्फेट, कॉमन है, और भी होंगे लिख दूंगा मैं। अब मान लो मैं ये कहूं कि तुम्हें एक ऐसा जादू देता हूं जिससे तुम इनकी स्ट्रक्चर बना लोगे। तुम्हें एक ऐसा जादू देता हूं जिससे तुम इन सब की स्ट्रक्चर बना लोगे। बना लोगे? एक जादू दूंगा, सिर्फ एक जादू। और वो जादू क्या है वो देखो कि एमडीजे और एमडीजे, अभी तक आपने क्या सीखा मुझे बताओ? अभी तक आपने ऑक्सीजन, इनमें सब में सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन ही है, ये देखो। इन सब में टर्मिनल एटम ऑक्सीजन ही से, ये देखो। ये जितने हैं ना, इन ऑक्सो एनायंस में सब में टर्मिनल एटम ऑक्सीजन ही होते हैं। सब में टर्मिनल एटम ऑक्सीजन ही होते हैं। और ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज की कहानी, ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज की कहानी अब तक क्या थी ये देखो। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होता है, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, जो कि इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, एक तरफ दो, एक तरफ एक एक, या फिर ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड होता है, जो कि इस तरह से भी हो सकता है और एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, अपने नोटबुक खोलो और जहां जहां फॉर्मल चार्ज हमने निकाले हैं वहां जरा देखो, ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्डेड होने पर, ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्डेड होने पर क्या उसका फॉर्मल चार्ज -1 आया कि नहीं आया? देख फटाफट। ओजोन देख ले, उसमें तीनों तरह की चीजें मिल जाएगी एक साथ। ओजोन निकाल, ओजोन, ओजोन निकाल, ऐसा है ओजोन, तीनों तरह की चीजें एक साथ। इस वाले ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है -1 है, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है वो 0 फॉर्मल चार्ज होगा, यहां 0 आ रहा होगा। और जब भी ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड है, ये देख 1 2 3, ये वाला ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ले ले, वो वाला ऑक्सीजन भी ट्रिपल बॉन्डेड है, +1 लगाया, इस पे भी +1 लगाया, +1 आएगा। FC मतलब फॉर्मल चार्ज। बस इतना याद रखोगे मेरे लिए, इतना तो याद रख लोगे मेरे लिए। मेरी बात सुनना बेटा वापस। क्या तुम मेरे लिए इतना सा याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा तो -1, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा तो 0, एंड ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो +1। ट्रिपल बॉन्डेड वाला काम नहीं आता है, रेयरली कोई ऑक्सीजन कभी ट्रिपल बॉन्डेड लाता है अपने पे, रेयरली। बहुत कम कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन पर ट्रिपल बॉन्डेड आता है, तीन बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन और फॉर्मल चार्ज +1 रखता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन खुद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब सोचो, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है उस पर तुम पॉजिटिव चार्ज लगाते हो, उसे कितना बुरा लगता होगा। इसीलिए बुरा लगने के कारण वो ज्यादा एग्जिस्ट करता नहीं है। ऑक्सीजन की ऐसी, आप ऐसी स्ट्रक्चर बहुत कम देखोगे जिनमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज मिलता हो। मुश्किल से 5-7 मिल जाएगी आपको, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। याद रख लोगे? ठीक है। अगर याद रख लोगे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि अब मान लो मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने कहा चल इधर आ भाई, कह रहे हाँ आ गया। इधर आ, ये कार्बोनेट आयन है, इसका क्या करें? तो कार्बोनेट आयन पहले पता होना चाहिए कि कार्बोनेट आयन में CO3 2- फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला पता होने से इतना समझ आ गया कि ये कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है सर। हाँ है भाई, एक कार्बन बीच में होगा सर और 3 ऑक्सीजन होगा सर। स्ट्रक्चर में -2 दिख रहे हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर में -2 दिख रहे हैं? बोले हाँ। तो -2 मतलब कि 2 ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर माइनस है? बोले हाँ सर। जितने माइनस उतने ऑक्सीजन पे माइनस लगा दो अलग अलग, जैसे 2 माइनस है तो 2 ऑक्सीजन माइनस वाले। और
इस पर कुछ नहीं है तो जीरो होगा सर। बोले हाँ जीरो होगा। अच्छा, तो सर जो माइनस वाले होते हैं वो तो सर सिंगल बॉन्डेड होते हैं ना। बोले हाँ सिंगल बॉन्डेड होते हैं। और जो जीरो वाला होता है वो डबल बॉन्डेड होता है। डबल बॉन्डेड। सर स्ट्रक्चर बना दी। हाँ भाई बना दी। सर कार्बोनेट की स्ट्रक्चर बना दी। बना दी यार, बन गई है कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि इनमें चलता है बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस ये कहता है कि ये जो माइनस चार्ज और ये जो पाई बॉन्ड है, माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड आपस में बदलते रहते हैं। यानी कि माइनस इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है। यानी कि ये जो दो माइनस आपको दिख रहे हैं ना, ये इन दोनों पे नहीं है, इन तीनों पे है। इन तीनों पे है। इन तीनों पे मतलब, अरे सर ये देखो, अगर ये टोटल माइनस कितना है, टोटल माइनस चार्ज डिवाइड बाय टोटल ऑक्सीजन। ये देसी जुगाड़ है, ये हर जगह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, बट जहां नहीं होता वो ऑर्गेनिक वाले बात करेंगे, छोड़ो अभी हमारा हो रहा है हम कर लेंगे। बताओ माइनस दो चार्ज है यहां पर, कितने ऑक्सीजन पर घूमेगा? व्हाट इज पाई बॉन्ड? ये जब भी आपको इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड दिखते हैं ना दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में जो एक बॉन्ड होता है उसे सिग्मा कहा जाता है, दूसरा हमेशा पाई होता है, तीसरा भी हमेशा पाई होता है ना? ठीक है, ये इतना याद, अभी छोटी छोटी बातें बेटा याद रख लो कि अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। याद रह जाएगा, पहला सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा भी पाई, चौथा डेल। वहां तक आपकी बात पहुंची नहीं? पहुंचेगी नहीं। इस तरह से कोई भी एटम है, उनके बीच में एक बॉन्ड है तो उसे सिग्मा कहा जाएगा, दूसरा है तो उसे पाई कहा जाएगा, तीसरा है तो उसे भी पाई कहा जाएगा, चौथा है तो उसे डेल बॉन्ड कहा जाएगा, डेल्टा बॉन्ड। लेकिन वो डेल वाला कॉन्सेप्ट आपके है नहीं, इसको हटाओ अभी, ये तीन तक ध्यान रखो। तो इस तरह से अब आपसे पूछे कि इसमें कितने पाई है, तो दो पाई है। इतना बस अभी बेसिक बेसिक चीजें याद रख लो, कहीं कॉपी की छत पे साइड में बना दो छोटा सा कि ऐसा होता है। अब इसको कहा जाता है कि टोटल माइनस दो है और टोटल तीन ऑक्सीजन पे घूमेगा। यही जो है इसे कहा जाता है एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज तो ऐसे ही निकलेगा कि टोटल माइनस दो है, तीन में बंट गया सर, तभी तो एवरेज वर्ड यूज हुआ है। इंडिविजुअल ऑक्सीजन का इनमें नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि वो है नहीं ना एक पे, वो तो घूम ही रहा है। तो माइनस दो कितने ऑक्सीजन पे घूमेगा? तीन ऑक्सीजन पे घूमेगा। तो एवरेज ऐसे ही निकलता है ना कि माइनस दो कितनों में बटा? बोले तीन में बटा। अब एक्स का मतलब क्या है सर? ये एक्स का मतलब ये बीच में बैठा हुआ सेंट्रल एटम। तो यहां पर एक्स ओ को क्या बोलेंगे? सी ओ। क्या बोलेंगे बेटा? सी ओ। कह रहा है कि एवरेज एक्स ओ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, कि इसमें एवरेज, अभी आपको टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? एक दो तीन चार। टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? चार। टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? चार। और चार बॉन्ड कितने पेयर्स के बीच में है? पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो कि चार बॉन्ड और तीन टर्मिनल ऑक्सीजन, अगेन नीचे डिवाइड बाई थ्री आएगा। तो इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज सीओ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? बोलो क्या हो जाएगा? फोर डिवाइड बाई थ्री। कितना हो जाएगा? फोर डिवाइड बाई थ्री। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर हो गया फोर डिवाइड बाई थ्री। टोटल बॉन्ड काउंट कर लो, वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, फोर बॉन्ड, कितनों पे घूम रहे होंगे? ये भी सब में बंटे हुए हैं, ये भी तीनों जगह बटे हुए हैं। जिस तरह से ये माइनस चार्ज बटा हुआ है, एक्चुअली तो रेजोनेंस होता है इस माइनस और इस पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस चल रहा है, तो ये आपस में चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और रेजोनेंस अभी मैं समझा नहीं सकता ना आपको, अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। ये वाले चैप्टर से पहले वाला चैप्टर बहुत आसान है। फर्जी। चलो बात समझ आई तो SO4 2 माइनस के लिए करो। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का बनाओ, बनाते जाओ फटाफट। ये रहा सल्फर, ऑक्सीजन, 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 चार ऑक्सीजन, दो पे माइनस है,
माइनस वाले को सिंगल करो, बाकी दोनों डबल डबल। अरे यही है। अब मैं पूछूं, एवरेज फॉर्मल चार्ज बता। और एवरेज एस ओ बॉन्ड ऑर्डर बता। बता देगा? जल्दी बता। कितने माइनस दो, कितनों पे घूमेंगे? चार पे। तो -2/4 है, -1/2। नहीं, इसको वो नहीं करना है, सिंपल। अबे जूता कहाँ है मेरा? सिंपल नहीं करना रे, इसको सॉल्व नहीं करना, मैं झापड़ मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ। सॉल्व मत कर देना इसको। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाना है कि -2/4 को हम ये लिख दें क्या, -1/2। यहाँ ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी यहाँ पे। तेरे कहने का मतलब है मैथ्स लगा के तू माइनस कम कर देगा क्या? माइनस तो दो ही रहेंगे। -1/2 मत करना, इसको सॉल्व नहीं, ऐसे कम, इसको सिंपल फॉर्म में नहीं लाना है रे। कह रहे -1/2 कर दूं? क्यों कर दे? नियम ये कहता है कि कितना टोटल माइनस है और कितनों पे घूमेगा, मतलब तूने माइनस भी घटा दिया और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम भी घटा दिए। कह रहा है सिंपल कर दिया हमने। सिंपल नहीं करना है ना। एवरेज एसओ बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। 6/4 कितना आ जाएगा बेटा? 6/4। ठीक है, और एग्जाम्पल कर लेते हैं, आ जाओ। SO3 2 माइनस करो फटाफट। SO3 2 माइनस करके देखो, ये सल्फर, 3 ऑक्सीजन। दो पे सिंगल आएगा, क्यों? क्योंकि दो माइनस है, एक डबल लगा ले। देखता जा फटाफट अब फिर। बता क्या होगा? -2/3। और वो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 4/3। ClO4 माइनस के लिए कर। ClO4 माइनस के लिए करो फटाफट। ये रहा क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन बीच में आ रहा है, तो बीच में आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। बीच में आ रहा है तो ज्यादा बना सकता है, तो बना दे। ये साइड में ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, एक पे ही माइनस है, यानी कि बाकी सब डबल डबल ही होंगे फिर। जो ऊपर माइनस है उसको कर लेंगे बस। बता आप क्या लिखेगा? क्या -1/4 आ जाएगा एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन? और 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7/4 हो जाएगा? ये ले। एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल कितनों में बट गए, ऐसे ही निकालते हो एवरेज। टोटल डिवाइड बाई जितनों में बट गया उतना ही एवरेज होता है, तो हम भी यही कर रहे हैं कि टोटल कितने हैं, 7 बॉन्ड है, 4 में बट गए, हो गया खत्म। नया क्या है? ClO3 माइनस निकालो, चलो ये करो, बताओ फटाफट। और इसका मतलब ये मत समझना कि दुनिया की हर स्ट्रक्चर तुम ऐसे ही बना दोगे। ये सिर्फ ऑक्सो एनायन की बात हो रही है। ज्यादा ना कूदें, जमीन पे रहें। 1/3 मत बोला करो, जब चार्ज की बात हो रही है तो 1 साथ में लिखा करो, -1। ये Cl है बेटा, ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, ऐसे होंगे। ठीक है, एक माइनस है मतलब एक ही सिंगल है, बाकी दो तो डबल है। अब जोड़ लो फिर, -1/3 तो इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज हो गया, और 1 2 3 4 5, 5/3 जो हो गया इसका, ये हो गया। जरा बताओ इसका, बताओ फॉस्फेट का, बताओ PO4 3 माइनस फॉस्फेट, इसका करो। फॉस्फेट आयन का फटाफट बताओ।
8 बजे संवाद है, हाँ है। लो करो इसको फटाफट। फास्फोरस 4 ऑक्सीजन, 3 पे माइनस, 1 2 3 सिंगल मतलब, 1 डबल, -3/4, 1 2 3 4 5, 5/4। हो गया। हमने वो हाइड्रोजन कहां से भगाए थे, यहीं से भगाए थे क्या? सोचो जरा, अगर मैंने कुछ सिखाया है तो मैं तुम्हें इस्तेमाल भी तो करूंगा। तुमने इसी को तो बोला था, बोले कि ये H3PO4 है सर। बोले हाँ। बोले इसमें से 3 हाइड्रोजन भागे हैं सर। भागे हैं, तब तो PO4 3- बना होगा, ठीक है। अब जो भी स्ट्रक्चर होती है ना, वो सेंट्रल एटम के अराउंड होती है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर सेम होगी। ये क्या बात कर रहे हो सर? कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये बात करें, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर सेम होगी। तुम्हें अगर फोस्फेट आयन की स्ट्रक्चर बनाना आती है तो ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसकी भी आती है। क्योंकि ये माइनस इसीलिए आया क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के चला गया, हाइड्रोजन को लात पड़ी यहां से, यहां से, यहां से। अब मैं बोलूं बता बेटा H3PO4 की स्ट्रक्चर बना देगा क्या, तो मैं बोलूंगा ले बना ले यार, ये छोड़, इसको OH कर दे, ये बॉन्ड लगा दे इनके बीच में, फिर इसके बीच में भी बॉन्ड बना ले, फिर इसके बीच में भी बॉन्ड बना ले, ये ले। ये हाइड्रोजन यहां से हटे थे, और हटे भी कैसे हैं कि प्लस की फॉर्म में हटाया, उनको अपना इलेक्ट्रॉन तक नहीं ले जाने दिया। हाइड्रोजन को यहां से एकदम लात मार के भगाया गया है। कह रहे मेरा इलेक्ट्रॉन तो देख रहे भाई, कौन सा इलेक्ट्रॉन, हट। हाइड्रोजन को उसका खुद का इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिया, उसको ऐसे भूखा नंगा भेज दिया लात मार के। वो भूखा नंगा गया इसीलिए तो अपना इलेक्ट्रॉन यहां भूल के चला गया था, और इसी वजह से इन ऑक्सीजन पे माइनस था। इसी वजह से इन ऑक्सीजन पे क्या था बेटा, माइनस चार्ज था, क्योंकि वो हाइड्रोजन ही तो है जो अपना इलेक्ट्रॉन यहां भूल के चला गया। भूल के क्या चला गया, छीन लिया हमने, कर भागा यहां से। एसिड है ना तू, H+ की फॉर्म में जा, रवाना बन, खाली डब्बे की फॉर्म में रवाना हुआ, वो प्रोटोन की फॉर्म में रवाना हुआ, प्रोटोन की फॉर्म में गया। H+ में एक प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के गए। इसका मतलब है आप H3PO4 की स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, लेकिन उसमें ये सब मत करना। क्यों? क्योंकि ऑक्सो एनायंस में चलता है वो सब, माइनस 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 होगा नहीं तो फिर उसको ऐसे नहीं बोलते हैं ना। माइनस से हटा दोगे, माइनस से हटा दोगे, इसमें हाइड्रोजन लगा दोगे, तो ये जो पॉइंट है दोनों, ये ऑक्सो एनायन के लिए वैलिड है। बट अगर कोई बोले कि H3PO4, अब मैं तुमसे पूछूं H2SO4 की स्ट्रक्चर बनाओ, बना दोगे क्या? ये रहा सल्फेट, कुछ नहीं करना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ ये हो गया, H2SO4 लग गया, हो गया H2SO4, माइनस हटा देना फिर, ठीक है। तो याद रह जाएगी मेरी बात कि सल्फेट अगर आता है तो H2SO4 भी बना दोगे। इसी तरह से पर क्लोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बना सकते हो, कार्बोनेट आयन बना सकते हो, तो क्या H2CO3 की नहीं बना सकते? बोले यहां हाइड्रोजन लगा दे, यहां हाइड्रोजन लगा दे, जोड़ दे इनको, हो गया H2CO3। समझ आ रही बात? इनमें से किसी की भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये लो। नाइट्रेट आयन पर हम कल चर्चा करेंगे, नाइट्रेट आयन पर आज चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी आप NO2- करके लाओगे, ठीक है, NO2- होमवर्क करके लाओगे, और होमवर्क में क्या क्या बना के लाओगे बताओ मेरे को। NO2- कि NO2- की स्ट्रक्चर और ClO2- की स्ट्रक्चर बना के लाओगे, ले आओगे, और इनके एवरेज फॉर्मल चार्ज वगैरह वो सब बना के ले आना। NO3- में लफड़ा है, इसलिए वो हम कल खुद से डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो ये और इसको नोट करके ले आना अपनी, ये सिर्फ नोट्स में लिख देना, ये खाली नोट करना है। ये इज्जतदार फॉर्मूला है, एक होता है ना कि चाय कप में आती है, और एक होता है चाय वो एक ऐसी छोटी सी में, ये इज्जत में लाई हुई चाय है। कि सर सर ये बताओ आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है बेटा, कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वेयर नेगेटिव चार्ज कैन बी प्लेस्ड, यानी कि जहां जहां रेजोनेंस हो सकता है उन उन पेयर्स को हम डिवाइड बाई कर देंगे। फिर यह है एवरेज XO बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ XO बॉन्ड्स,
नंबर ऑफ एक्सओ पेयर्स पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। तो ये सिर्फ लिख दो, आप लिखने के लिए है ना। ये बाद में आपको समझ आ जाएंगे, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ आ जाएंगे। अभी लिख दो। अभी हमारा इतना सिस्टमेटिक नहीं चलकर डायरेक्ट काम हो रहा है कि जितने माइनस डिवाइड बाई उतने ऑक्सीजन, जितने बॉन्ड डिवाइड बाई उतने ऑक्सीजन, हमारा काम उससे हो रहा है अभी। तो अभी वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सिर्फ नोट करो। लेकिन वो एक देसी तरीका है, फॉर्मूला को देसी नहीं बना सकते ना, ये फॉर्मूला तो प्रॉपर तरीके से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लिख देना चाहे तो, बाद में तो वैसे और वो सीख ही जाओगे तो सब काम हो जाएगा। चलो खैर, हो गया आज का काम। थैंक यू सो मच। शनिवार को मिलते हैं, तैयार रहेगा, तैयार रहिएगा। शनिवार को इस बार भी क्लास है, तो शनिवार को अब हर बार क्लास होगी। और बढ़िया 2 घंटे की मस्त जगह क्लास लेंगे, उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को और आसानी से सीखने की। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगेंगे आपसे, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सब्र करें। ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं, ये नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले तरीकों पे आ जाऊंगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा, जो काम आते हैं आगे वाली में, आगे जो हम पढ़ेंगे ना वहाँ काम आएंगे। तो इसीलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही नहीं, बहुत रेयर, 1 2 3 5 ऐसे आपका मॉड्यूल उठाओगे 6 7 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कम है तो हम इनको पढ़ना छोड़ दें, जरूरी है ना आगे के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।